साथियों नमस्कार। आज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है। मैं दीपक ओहरी उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, मैं आज बजाय उनके जीवन चर्चा के बारे में बात करने के देश की वर्तमान स्थिति की बात करूंगा, जो शायद उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि आज वो जीवित होते तो शायद कहते, तुम सही मतदान कर देश के विकास में योगदान दो। जी हाँ, मतदान जिसका अधिकार आपको लोकतंत्र के माध्यम से मिला, क्या वाकई में वो आप सही दिशा में कर पा रहे हैं? आज का ये वीडियो इसी लोकतंत्र विषय को समर्पित है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। यदि अच्छा लगे तो इसे अपने अन्य साथियों को भेजें। कृपया वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो सुनें। साथियों, क्योंकि अभी माइक मेरे पास नहीं है, अतः मैं सीधे ऑडियो से बना रहा हूँ। कुछ मेरे मित्रों का मुझे सुझाव आया था कि आवाज़ कम या ज़्यादा होती है, तो मेरा निवेदन है कि आप जो कान की लीड होती है उसको लगाकर अगर वीडियो सुने तो आपको आवाज़ की समस्या नहीं आएगी। बहुत जल्दी मैं माइक की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि यह कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोकतंत्र के विषय पर चर्चा करेंगे। आप मेरे विचारों को सुनें व अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से मुझे भेजें, जिससे हम उन्हें चर्चा में शामिल कर सकें। यह वीडियो विशेष तौर पर 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए है। जब आपको अब वोट देने का अधिकार मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये अधिकार आपको किस माध्यम से मिला। यदि राजतंत्र होता तो शायद आपके पास ये अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र ने आपको ये अधिकार दिया है, तो कृपया जानें सही लोकतंत्र क्या है। भारत में क्या पूर्ण लोकतंत्र है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? कृपया इसे भी जानें व चर्चा में शामिल हों। लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक धन तंत्र, जिसमें पहले शब्द का अर्थ जनता तथा दूसरे जो शब्द है उसका अर्थ शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र सरकार व जनता के मध्य संबंध रखता है। साथियों, विशेष ध्यान दें कि पहला जो इसमें शब्द है वह जनता को जो है वो मतलब दिखा रहा है, यानी जनता के लिए है। यूं तो बुद्धिजीवी लोकतंत्र को कई भागों में, कई प्रकारों में बांटते हुए नजर आते हैं, मगर आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के दो प्रकार की। पहला शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भारत में कौन सा लोकतंत्र है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब सीधा सा है जिसमें उस जगह के, उस देश के सारे नागरिक सीधे ही सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले स्वयं करें, वह शुद्ध लोकतंत्र है। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सारे फैसलों में अगर सारे नागरिक जुटेंगे तो कभी भी अगर संख्या ज़्यादा होगी तो वो लागू हो नहीं सकता। लेकिन ये जो छोटे देश होते थे उनमें होता था, और वर्तमान में ये केवल स्विट्जरलैंड में लागू है। अब बात करते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र की। प्रतिनिधि लोकतंत्र वह है जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वहाँ की संसद की स्थापना होती है और वहाँ पर बैठ के जनता के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। मतलब साफ है कि जनता द्वारा जनता के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, मगर वो प्रतिनिधि के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। और यही जो लोकतंत्र है, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, यह भारत में लागू है या विश्व के ज़्यादातर देशों में लागू है। अब भारत जो है वो, चूंकि इसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है,
इस आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है आज की तिथि में। दुनिया का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ 1889 से लोकतंत्र स्थापित है। दोस्तों, यदि भारत में लोकतंत्र की बात करें तो इसका प्राचीन इतिहास है। वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती थी। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती थी। उस समय अगर आप देखें, पुराने समय में जाएं, तो लिच्छवी गणराज्य की जो केंद्रीय परिषद थी उसमें 7,707 सदस्य थे। वहीं यौधेय की केंद्रीय परिषद में भी 5,000 सदस्य थे। साथियों, यदि हम और भी शासनकाल में प्राचीनतम जाएं तो एक राजा की परिभाषा तो थी। राजा तो थे, लेकिन राजा को भी जो अपने निर्णय थे वो धर्म सभा के आधार पर ही लेने थे। धर्म सभा यानी धर्मपीठ में जनता के ही फैसले होते थे। यानी उस समय भी जब राजा का शासनकाल होता था तब भी जनता ही सर्वोपरि थी। साथियों, लोकतंत्र को ज़्यादातर बुद्धिजीवियों ने सही ही ठहराया है, परंतु जैसे कि हर अच्छी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार लोकतंत्र अपनी महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियों के साथ सिर्फ भ्रमित करने का एक तरीका भर है, जिससे जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि वह ही शासक है, जबकि वास्तविक सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है। यह सच है कि भारत ने लोकतंत्र के बलबूते कई उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर भी जब भूख से बेहाल, आंसुओं से लबालब चेहरे नव धनाढ्यों की ओर घूरते हैं, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी विकास की मुख्य धारा से बाहर है, और यह कम से कम हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की असफलता है। रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में कहते हैं, जब चुनाव कराने और आंदोलन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति की बात आती है तब आदर्श लोकतंत्र दिखाई देता है, लेकिन जब राजनेताओं और राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली की बात आती है तब यह दिखाई नहीं देती। लोकतंत्र की खामियां विशेष रूप से इसके संचालन, अनिवार्य रूप से इसकी संरचना में पाई जाती है। अक्सर ये खामियां इनको चलाने वाले लोगों के चरित्र और कार्यप्रणाली में ही होती हैं। साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि यह 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के लिए वीडियो है। अधिकतम की सीमा तय नहीं है। युवा वह है जो परिवर्तन की चाह रखता है। अब आप ये तय करें कि यह वीडियो आपके लिए है अथवा नहीं है। जो परिवर्तन की चाह रखते हैं उन युवाओं से मेरा ये कहना है कि आप विचार करें कि लोकतंत्र तमाम खूबियों के होने के बावजूद भी भारत में असफल क्यों है। क्यों ये केवल कुछ गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचाने तक सीमित रह जाता है। आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों की अपनी कोई भी संपत्ति नहीं होती है वह लोकतंत्र के माध्यम से नेता बनते हैं और असीम शक्तियों के मालिक तक बन जाते हैं। यह विचार हमें करना ही होगा। कमी हमेशा या तो नीचे से शुरू होती है या ऊपर से शुरू होती है। चूंकि हम जनता हैं और लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च माना गया है, तो हम टॉप हैं, हम सर्वोच्च हैं। हमें ये विचार करते हुए सोचना होगा कि हम लोकतंत्र के माध्यम से जो वोट देने की शक्ति हमें मिली है, क्या उसका सदुपयोग हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, शायद आप लोगों के जीवन में भी वह आया होगा। कुछ समय पूर्व मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि एक रैली हो रही है, चलो चलते हैं।
मैंने कहा, अरे तुम तो उस पार्टी का समर्थन नहीं करते हो। उसका कहना था कि प्रश्न समर्थन का नहीं है, मैं मोटरसाइकिल पर जाऊंगा, टंकी भी फुल हो जाएगी, लौटते में 500 रुपये भी मिलेंगे और फ्री का खाना मिलेगा। दोस्तों, इस सोच के साथ जब आप रैली में जाएंगे तो लोकतंत्र वहीं धराशायी हो जाएगा, यह निश्चित है। दोस्तों, हम वोट देते समय जो कैंडिडेट में सर्वप्रथम बात देखते हैं वह देखते हैं कि वह किस जाति से है और किस दल से है, ना कि हम यह देखते हैं कि क्या यह क्षेत्र का विकास कर पाने में सक्षम है, क्या यह क्षेत्र की बातों को संसद में मुख्य तौर पर उठा भी पाएगा। और तो और हम आज उस विनाश काल तक पहुंच गए हैं, यहाँ वोट शराब की थैलियों में बिक जाता है, यहाँ वोट पैसों रुपयों के नोट में बिक जाता है। हम सबको पता है कि चुनाव कैंप बनते हैं, वहाँ दोनों टाइम का फ्री में खाना होता है, फ्री की शराब बंटती है। जब इस आधार पर हम वोट देंगे तो लोकतंत्र से हमें कुछ मांगने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा। तो ये वीडियो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं के लिए है। अब आप आगे आएं और इसे बदलने में क्या क्या कर सकते हैं, अपनी भूमिका को निश्चित करें व निभाएं, क्योंकि हम अपने देश को शराब की थैलियों में बहते हुए नहीं देख सकते, कम से कम लोकतंत्र को बहते हुए तो नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, देवी प्रसाद मिश्र की एक कविता, मनुष्य का एक फौरी पुतला है, मुझे भूरी काली मिट्टी का एक और मनुष्य चाहिए, मुझे एक वैकल्पिक मनुष्य चाहिए। जी हाँ, अब हमें लोकतंत्र के बनाए हुए आबंडर से बाहर निकलना होगा, एक सामान्य मनुष्य बनना होगा और सही लोकतंत्र को समझना होगा। धर्म, जाति, दलदल स्वरूपी दलगत राजनीति से बाहर आना होगा। हम प्रतिनिधि को वोट करें, कैंडिडेट को वोट करें जो विकास की जो बयार है वो सबके लिए एक बराबर बहा सके, अमीर गरीब का मतभेद जो है वो दूर हो सके, देश एक स्वरूप एक पदचिन्ह पर आगे बढ़े और फिर से भारत विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर सके। इसके लिए हम सबको लालच में अपने वोट को देने की प्रवृत्ति से भी बाहर आना होगा, अब वो लालच चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपको लगता हो कि इससे परिवर्तन आ सकता है तो कृपया इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमन।